हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। जैसे कि मैंने 12th की टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ कुलाम लॉ की ही एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि आप इसको पढ़ते हैं 11th में भी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बाद, जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, जब भी हम बहुत सारे ग्रुप की बात करते हैं, जैसे हमने 11th में बात की थी कि जब भी कोई दो वेव या दो से ज़्यादा वेव आती हैं और किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, आज हम उसी तरह से बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स। किसका फोर्स? फोर्स फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है n चार्जेस का, कोई सिस्टम है n चार्जेस का, इनमें Q1 चार्ज में यहाँ रख देता हूँ, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इसके कारण इन सभी इस पूरे सिस्टम में जितने चार्ज है उनके कारण Q1 पर कितना चार्ज होगा। सिर्फ ऐसा नहीं Q1 पर ही, या Q2 पर इन सब के कारण कितना चार्ज होगा, या Q3 पर इन Q2, Q1, Q4, Q1 जितने भी और चार बजे हैं उनके सब के कारण कितना फोर्स होगा। मैंने यहाँ क्या माना है? मैंने माना है कि Q1 पर इन सभी पॉइंट चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर सभी कैसे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग वाली डायरेक्शन। और ये कितना हो जाएगा? F1 2। ठीक, इसी तरह से Q3 इस पर फोर्स लगाएगा, उसका फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा F1 3। इसी तरह से Q4 इस पर फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F1 4। इसी तरह से डॉट 5 6 7 Q8 Q9 सभी फोर्स लगाएंगे इस पर। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है? Qn का जो फोर्स लगेगा ये लग गया, इस पर फोर्स लगेगा F1। ठीक है, तो नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन वन F नेट ऑन वन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाय ऑल पॉइंटेड चार्जेस F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1n। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या निकालते हैं? अगर हमारे पास n चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसमें से किसी भी एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज से कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो कितना होता है? ये एक तरह से ये कुलाम्स लॉ की एप्लीकेशंस मानी जाती है। कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। NCERT में एग्जाम्पल के तौर में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, ठीक, समझ में आया क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन इसकी लिखनी चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, for a system of n charges, force any one point charge, net force is force if दोबारा देखो, if there is a system of n charges, then force any one point charge will be equal to the vector sum of individual forces
ऑफ ऑल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल मैं अब कराऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई क्या है, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है, जिसके हर कोने पर एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर रखा है, प्लस क्यू। तो हमें फाइंड करना है कि इसके सेंटर पर जो फोर्स, जो पॉइंट चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब एक बात देखो, अगर मैं डिस्टेंस देखूं इस वाले चार्ज की, अगर इस चार्ज की मैं डिस्टेंस देखूं इस चार्ज से, इस चार्ज की डिस्टेंस देखूं इस चार्ज से, इस चार्ज की डिस्टेंस देखूं इस चार्ज से, सबकी इक्वल आएगी। ये भी इक्वल है डिस्टेंस, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये इक्वल है, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज दोनों इक्वल है, और ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये सब चार्ज इक्वल है, तो इनके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो भी इक्वल होगा। इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा वो भी, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया F फोर्स इसने उस पर लगाया। ठीक है, तो ये भी F फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, तो ये भी F फोर्स लगाएगा, इसके क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ये F फोर्स इसके कारण लगा, ये वाला F फोर्स इसके कारण लगा, ये वाला F फोर्स इसके कारण लगा। ठीक है, अब ये जो टोटल पूरा एंगल है ये कितना है, 360। इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक, जब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, डिवाइडेड बाय 3, 120। तो ये वाला पूरा एंगल 120 होगा, ये वाला एंगल 120 होगा, ये वाला एंगल 120 होगा। ठीक है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जो इसको बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ठीक है, जो इसको बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये 120 है पूरा और ये इसके बिल्कुल बीच में को जा रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 60 हुआ और अगर अब मैं इसके क्या करूँ, कंपोनेंट करूँगा। कंपोनेंट करना जानते होंगे शायद आप लोग, कैसे करते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इस वाले का F cos 60 डिग्री। वैसे मैं ये 16 इस वाले के भी कंपोनेंट कर सकता था। ये पूरा कितना है 90, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30, भी ये 30 हो जाएगा। अगर मैं कंपोनेंट करता इसके, तो यहाँ पे क्या आता है F sin 30 और यहाँ पे आ जाता F sin F cos 30। मैं 60 पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F cos 30, F cos 60, और यहाँ क्या आ जाएगा ये F sin 60 डिग्री। ठीक, इसी तरह से इसके करूँगा, यहाँ इसके भी इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस F cos 60। ये प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर वाले के साथ जोड़ दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, 2 एरो लगा दिए, एक एरो इसके लिए, ये वाला एरो इसके लिए। ठीक, और ये वाले इसके लिए क्या हो जाएगा F sin 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये भी F sin 60 है, ये भी F sin 60 है, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट है और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, F cos 60 प्लस F cos 60 जो ऊपर की साइड है। यहाँ देखो, इसको ऐसे ऐसे बन गया ये।
ये क्या है, एफ साइन 60 डिग्री, यहाँ पे भी एफ साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा f। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 2f इंटू 1/2, ये कितनी हो जाएगी f। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब मैंने जब इसका रिजल्टेंट निकाला, तो क्या देखा, ये f और ये f भी दोनों बराबर आ गए, और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स कितना होगा इस वाले पॉइंट पे, 0, और ये पॉइंट कौन सा है यहाँ, ये वाला है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कैसे कोशिश करते हैं इसे निकालने की, काफी लेंथी बना देते हैं। ये फोर्स इन दोनों के बीच में पहले फोर्स निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच में कूलॉम का नियम लगाते हैं, K1 Q2 अपॉन r², ये r निकालते हैं, ये dv होती है उसमें, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जबकि ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, बड़े आसानी से निकल जाता है इसका आंसर 0, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये लिया हमने, इसके इस कॉर्नर पे क्या है, 1 + q चार्ज यहाँ पे रखा 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 है, ठीक है। और ये स्क्वायर है जिसकी डिस्टेंस सब जगह सेम है, तो ये कह रहा है कि इन तीनों के कारण इस पर फोर्स कितना होगा, ठीक है। इन तीनों के कारण इस पर फोर्स कितना होगा। अब देखो, ये वाला जो है इससे a डिस्टेंस पे है, ये वाला भी इससे a डिस्टेंस पे है, इसका मतलब दोनों के कारण कैसा फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F मान लेता हूं मैं, ये वाला भी F हो जाएगा। ये देखो किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना उसी डायरेक्शन में उस साइड, और इस पर फोर्स इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है नीचे की साइड लग जाएगा, इसके कारण निकालेंगे इस पर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं मैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, बिल्कुल इनके बीच में, वेक्टर में पढ़ चुके हैं हम 11th में, ठीक है। अब इसके कारण अगर मैं फोर्स निकालता हूँ बच्चों, तो ये डिस्टेंस देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस a√2 आएगी, ठीक है ना, a² + a² और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा a√2, ठीक है। अब इस ये फोर्स हम F नहीं मान सकते, इस पे मैंने ये F माना क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे थे, ये कुछ और मान दिया मैंने, इसकी जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो इन दोनों के रिजल्टेंट की है, बिल्कुल बीच में, क्योंकि देखो ये बिल्कुल बीच से जा रही है इनकी लाइन रनिंग, ठीक। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, इस वाले का और इस वाले का, तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा, देखो ये है F और F, ये रिजल्टेंट है, कैसे निकालते हैं, F net = √f² + f² + 2f1 f2 f² और cos थीटा, थीटा मतलब जो इनके बीच का एंगल है, एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा √2f, ठीक है। क्या आ गया ये √2f। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ये कितना आ जाएगा √2f। हमारे पास अब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकला इस वाले चार्ज पर, वो कितना हो गया, F net ऑन, इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, ऑन पॉइंट चार्ज + Q एट B, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F + √2f, ठीक। अब देखो, अगर मैं F की वैल्यू निकालूं तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से भी, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, ये आ जाएगी K² क्यों Q1 Q2, पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ
Q1 Q2 इस दोनों सेम है इसलिए Q स्क्वायर आ गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। ठीक है, ये तो f आ गया। अगर मैं f डैश निकालूं, ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। और इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं वहाँ लिख देता हूँ। क्या आ गया, f डैश प्लस √2f। ठीक है, अभी इन दोनों की वैल्यू उसमें रख देता हूँ, कितना हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू उसमें रख देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, f डैश है पहले, ये Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ गया, Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ये कितना आ गया, 3/2 Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, f नेट। ठीक है बच्चों, ये नेट फोर्स आ गया इस वाले पॉइंट पर। इसी तरह से लॉट ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे एक चार्ज या बीच में रख देगा, पूछ देगा बीच वाले पर फोर्स कितना नहीं होगा, वैसे साफ साफ दिख रहा है 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर -Q चार्ज रख देगा फिर क्या होगा, अगर मैं बीच में -Q चार्ज रख दूँ, या मैं यहाँ पर -Q चार्ज रख दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या पॉलीगन बना दूँ, ठीक है, या पॉलीगन बना दूँ ऐसे, यहाँ +Q चार्ज, यहाँ +Q चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, +Q चार्ज, ठीक है, या यहाँ -Q रख दूँ, यहाँ +2Q रख दूंगा, और यहाँ पे +Q रख दो, अलग अलग सारे चार्ज कर दिए, तब नेट रिजल्टेंट है पूछ लेगा यहाँ कितना होगा। ये भी बहुत सिंपल ही हो जाएगा बाय ग्राफिकल मेथड, बहुत सिंपल, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक एप्लीकेशन बताई कुलॉम्स लॉ की, एक तरह से ये कुलॉम्स लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि उसी से ही इसमें क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स विच अप्लाई बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और मोर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।